हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम सभी लोगों ने अभी तक प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हम सभी ने प्रतिस्थापन समाकलन का अध्ययन के साथ साथ हमने कई फलनों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हम सभी ने 1/x² + bx+c के रूप के फलनों का, या px+q/√ax² + bx+c के रूप के फलनों का, या 1/√ax² + bx+c के रूप के फलनों का, या px+q/√ax² + bx+c के रूप के फलनों का अध्ययन किया, या 1a + b cos x, 1a + b sin x, 1a cos x + b sin x, या 1a + b cos x sin x × cos x + b sin x का अध्ययन किया। हम प्रतिस्थापन समाकलन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज नए फलन का अध्ययन करेंगे। फलन का मतलब हम आंशिक भिन्न का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम पहले आंशिक भिन्न को पढ़ेंगे, आंशिक भिन्न क्या होता है उसके नियम को समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे आंशिक भिन्न क्या होता है। आंशिक भिन्नों का समाकलन आज हम पढ़ेंगे। आंशिक भिन्नों का समाकलन, आंशिक भिन्नों का समाकलन, यहाँ पर आंशिक भिन्नों का समाकलन आज हम पढ़ेंगे। अब इसे आंशिक भिन्नों का समाकलन है, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि भिन्न है, इसका मतलब कोई चीज़ भिन्नात्मक रूप में आ रही है, उसकी क्या क्या कंडीशन। अभी तो मैंने भिन्न के रूप में पढ़ा, ऐसा नहीं है कि px+q/√ax² + bx+c के रूप का पढ़ा। तो उसमें भी शर्त है कि अगर भिन्न के रूप में क्या शर्त बताएगा कि हम सभी लोग सीखेंगे कि आंशिक भिन्न किस रूप के भिन्नों के लिए है। तो उसमें पहला क्या है, आंशिक भिन्नों का समाकलन में पहला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम समझेंगे क्या, पहला जब हर के सभी गुणनखंड, पहला है जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो इस पहला क्या हो जाएगा आंशिक, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा पहला, इसमें हो जाएगा 1/x - a x - b ऐसे हम लिख सकते हैं। x - a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, डॉट हम कहाँ तक जा सकते हैं, x - an तक। ये क्या है, जब हर के सभी गुणनखंड क्या हो, एक घातीय हो। जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, सभी गुणनखंड एक घातीय हो, किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो इसका जो आंशिक भिन्न के रूप में हल करते हैं वो कैसे हल करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा यहाँ से x - a1 + b हो जाएगा x - a2 + c हो जाएगा x - a3 + डॉट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो दी जाएगी, लास्ट के लिए क्या लिख देंगे हम, 1/x - an तक। हम इसी के आधार पर और एक बताना चाहेंगे, जैसे दूसरा क्या हो जाएगा, 1/x - a x - b x - c। उसी रूप हर के सभी गुणनखंड क्या है, एक घातीय और किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो क्या हो जाएगा a/x - a + b/x - b + c/x - c। एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जितने अधिक आप एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उतना अच्छा आपको मैथमेटिक्स समझ में आता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x - 1 x - 2, जैसे क्या लिख सकते हैं हम, a/x - 1 + b/x - 2। इस प्रकार से हम, पहला क्या है आंशिक भिन्नों का समाकलन, पहला क्या है रूल है आपका, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो और किसी भी गुणनखंडों की पुनरावृत्ति ना हो। जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो, किसी भी गुणनखंड की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसका हम समाकलन कैसे करते हैं, मतलब उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमने पहले दिखाया 1/x - a1
एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस थ्री डॉट 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 एक्स माइनस ए एन तक हम उसी रूप में लिख देंगे। ए अपान एक्स माइनस ए वन, बी अपान एक्स माइनस ए टू, सी अपान एक्स माइनस ए थ्री, और होता डी अपान एक्स माइनस ए फोर, ई अपान एक्स माइनस ए फाइव। इस प्रकार से हम बढ़ाते जाते। हमने उसके आधार दो एग्जाम्पल दिए, वन अपान एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए। हर के सभी गुणनखंड क्या है, एक घाती है, इसमें किसी गुणनखंडों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो क्या हो जाएगा ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी प्लस सी अपान एक्स माइनस सी। उसके बाद हो जाएगा एक और मैंने लिया वन अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू को, सभी हर के सभी गुणनखंड एक घात है, किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस टू। अगर कोई भी फलन इस प्रकार से दिया गया है तो उसको हम सबसे पहले आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी फलन दिया हो सकता हो दोनों रूप में हो, और कोई भी फलन हो सकता है ऐसा दे दिया जाए, कोई भी बहुत सारे ऐसे फलन आपको मिलेंगे जो वन अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के से भी लगेंगे और इससे भी लगेंगे। बहुत सारे ऐसे फलन मिलेंगे जो पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से लगेंगे, इससे भी लगेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि किससे सरल होगा, किससे आसान हो जाएगा, उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। बहुत सारे इसमें मैंने हम क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रतिस्थापन समाकलन से बता दिया, फलनों के रूप में बता दिया है, उसको भी इसी का आधार लगाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस विधि से लगाते हैं, जो आपको सरल लगेगा वो आप उसका यूज कीजिए। हमारा काम है अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जिससे कोई भी विधि हो, ऐसा कोई विधि ना बचे जो आप लोगों को ना आए, हर एक विधि आप लोगों को आना चाहिए। हम दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या, जब हर के सभी गुणनखंड क्या हो, एक घाती हो, जिनमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, जिनमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो। दूसरा क्या हो जाएगा, जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती तो हों, लेकिन उसमें कुछ गुणनखंडों क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, वो कई बार आ जाए। जैसे क्या हुआ, यहाँ से हम एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल से हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने का प्रयास। जैसे क्या हुआ, वन अपान एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस ए लिख देते हैं, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सभी गुणनखंड क्या है, एक घाती हैं, इसमें एक्स माइनस बी की पुनरावृत्ति हो गई है, एक घाती है लेकिन एक्स माइनस बी की पुनरावृत्ति हो गई है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी, क्योंकि हर के सभी गुणनखंड एक घाती हैं, प्लस सी अपान हो जाएगा एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर। तो जो लास्ट तक गया है वहीं तक लेकर हम जाएंगे। एक और हम आपको समझाने का प्रयास करें, इससे आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। वन अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे क्या हम, ए अपान एक्स माइनस वन प्लस बी अपान हो जाएगा एक्स माइनस टू, एक बार हुआ, प्लस सी अपान हुआ, इसकी एक घात है, सी अपान एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी तीन घाती है तो हो जाएगा तीन घात का होल क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, डी अपान एक्स माइनस टू का होल क्यूब। ऐसा लिख सकते। जो अंतिम घात है वहाँ तक हम, और एक घाती साथ में देना कि एक घाती है, तो ए बी सी का यूज़ करते हुए लास्ट घातों तक, उसके लास्ट पावर तक लेकर जाएंगे। एक और हम समझने का प्रयास करते हैं, हो जाएगा जैसे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, या एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस सी का होल क्यूब। सभी क्या है यहाँ पर, सभी एक घाती है, लेकिन कुछ गुणनखंडों क्या हो गई है, पुनरावृत्ति हो गई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स माइनस बी हो जाएगा, प्लस सी अपान एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी अपान हो जाएगा एक्स माइनस सी प्लस ई अपान हो जाएगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एफ अपान हो जाएगा एक्स माइनस सी का होल क्यूब। इतने बड़े बड़े आंशिक भिन्न आएंगे नहीं, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए, जिससे आप प्रश्न को बहुत सुलभतापूर्वक बहुत आसानी से लगा ले जाएं। हम पूरा का पूरा इतने कॉन्सेप्ट इतना मेहनत करके आपको बताते हैं जिससे कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में न रह जाए। मैंने पहला क्या बताया आंशिक भिन्न के रूप में, मतलब कि जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हो जिनमें किसी गुणनखंडों की पुनरावृत्ति ना हो, कैसे उसका आंशिक भिन्न करें। दूसरा क्या बताया, जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती तो हों लेकिन उसमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, इस प्रकार से मैंने बता दिया। आप आवश्यकता अनुसार आप हर एक जितने हम बताते हैं हर एक चीज़ के स्क्रीनशॉट लेकर, स्क्रीनशॉट लेने के कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा,
तीसरा क्या, जब हर के कुछ गुणनखंड के, जब हर के गुणनखंड क्या हो, द्विघाती हो। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हो, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हो, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, 1/x - a हो जाएगा x² + a²। तो यहाँ पर कुछ गुणनखंड एक घाती भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा a x - a प्लस ये क्या हो जाएगा x² + a² द्विघाती, कुछ गुणनखंड द्विघाती हो तो ये क्या लिखेंगे, दो अचरों के रूप में हो जाएगा, bx + c अपान x² + a² हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ से 1/x - a x² + a² x² + b²। यहाँ पर द्विघाती हैं, जब हर कुछ गुणनखंड द्विघाती हो इनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो यहाँ पर एक घाती है a/x - a लिखेंगे, द्विघाती है तो bx + c अपान x² + a² लिखेंगे, प्लस यहाँ से हो जाएगा dx + e अपान हो जाएगा x² + b²। हमने क्या बताया, जब हर कुछ गुणनखंड द्विघाती हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो हम उसको अगर द्विघाती हैं तो दो अचरों के रूप में दिखाते, एक घाती रहते तो एक अचर के रूप में उसको हम दिखाते थे। तो यहाँ पर bx + c dx + c इस रूप से आपका क्या है, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि जो चौथा हो जाएगा, यहाँ चौथा जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हो जिनकी पुनरावृत्ति हो, चौथा स्टेप, जब हर के कुछ गुणनखंड, ये सभी भी हो सकते हैं, अगर सभी है तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कुछ है तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी प्रकार की प्रक्रिया हम लागू करेंगे। हम इसी में बता देते हैं, अगर सब हो जाए तो क्या होगा, हम पहले सबके लिए बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे क्या हुआ यहाँ से 1/x² + a² x² + b²। जब हर के सभी गुणनखंड द्विघाती हो तो इसकी पुनरावृत्ति, और किसी द्विघाती हो और अभी मान लीजिए किसी की पुनरावृत्ति ना हो, या हम मानते हैं हो ही जाए, चलो हो गया, तो x² + a² है तो हो जाएगा ax + b अपान x² + a² प्लस x² + b² है तो लिखेंगे cx + d अपान हो जाएगा x² + b²। लेकिन इसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो गई है तो क्या लिख देंगे, इसी गुणनखंड की यहाँ पुनरावृत्ति हो गई है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ex + f अपान x² + b² का पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। अगर सभी गुणनखंड क्या हो, द्विघाती हो, उसमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति भी हो। हम एक और समझते हैं, यहाँ से 1 हो जाएगा x² + a² का होल स्क्वायर x² + b² का होल स्क्वायर। जब हर के सभी गुणनखंड द्विघाती हों, और एक और यहाँ से मान लेते हैं x - a, जब हर कुछ गुणनखंड द्विघाती हो जिनमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति भी हो, तो हो जाएगा यहाँ से एक घाती है तो x - a प्लस ये हो जाएगा bx + c अपान x² + a², दो घात का है, प्लस और लिख देंगे यहाँ से हम dx + e हो जाएगा x² + a² का पूरे का होल स्क्वायर, प्लस a² + b² का होल स्क्वायर है, हो जाएगा f तक हो जाएगा gx + h हो जाएगा, यहाँ से x² + b², उसके बाद ix + j हो जाएगा अपान हो जाएगा x² + b² का होल स्क्वायर। जितने अगर पुनरावृत्ति हो रही जितने घातों तक उतनी बार आपको लिख लेना है। तो इसका मतलब हमने 4 आपको रूप बताए हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हमने 4 रूप आपको बताए हैं। पहले आंशिक भिन्न के रूप में क्या बताया कि जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा क्या बताया, जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हो जिनकी पुनरावृत्ति हो। तीसरा क्या बताया, जब हर में कुछ गुणनखंड द्विघाती हो। तीसरा क्या बताया, जब हर में कुछ गुणनखंड द्विघाती हो जिनकी पुनरावृत्ति हो, या ऐसा उसी में लागू कर दिए हैं जब हर के सभी गुणनखंड द्विघाती हो जिनकी पुनरावृत्ति भी हो। तो किसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपका आंशिक भिन्न का जो
आपका समाकलन होगा इस प्रकार से लागू। जिसके लिए 4 रूल बताए गए, चारों रूलों को मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया। अभी उसके आधार पर हम कुछ प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे और कुछ ही नहीं, कम से कम इस पर हम 4-5 वीडियो इंडिविजुअल बनाएंगे, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर कुछ और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आंशिक भिन्नों पर, जो कि महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है आंशिक भिन्नों को समझने के लिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उचित परिमेय भिन्न और विषम परिमेय भिन्न पर एक आधारित मैंने क्वेश्चन भी बताया था, और मैंने बताया जैसे हम आंशिक भिन्न आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर उचित परिमेय भिन्न और विषम परिमेय भिन्न की बातें करेंगे। तो हम आज दोबारा उसी की बातें कर लेते हैं। हम उचित परिमेय भिन्न, उचित परिमेय भिन्न, परिमेय भिन्न ये हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। विषम परिमेय भिन्न, विषम परिमेय भिन्न, विषम परिमेय भिन्न हो जाएगा इनप्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। दोनों की बातें करते। उचित परिमेय भिन्न क्या हो जाएगा? ऐसा भिन्न जिसके अंश की घात सदैव हर की घात से छोटी हो। उचित परिमेय भिन्न कहलाता है। अंश की ऐसा भी इसकी अंश की घात हर की घात से छोटी उचित परिमेय भिन्न का। जैसे क्या हुआ, यहाँ से अंश बटे हर लिख देते हैं, कोई भिन्न के रूप में दिया गया, मानते कोई भिन्न दिया गया है, भिन्न अंश बटे हर के रूप में है, तो इसकी जो घात हो जाएगी, लिखेंगे अंश की घात, ये क्या हो जाएगा? अंश की घात लेस देन क्या हो जाएगा? हर की घात। ये हमेशा अंश की घात क्या है? यहाँ पर लिखेंगे सदैव ऐसा होगा। अगर वह उचित परिमेय भिन्न होगा तो क्या हो जाएगा? अंश की घात हर की घात से क्या हो जाएगी? छोटी रहेगी सदैव। जैसे क्या हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ से x प्लस हो जाएगा, यहाँ से x यहाँ से लिख दे रहे हैं, अपान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x या x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा पहला। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम? x स्क्वायर प्लस 2 अपान हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x। आपका अंश की घात हर की घात छोटी है, अंश की घात हर की घात से छोटी है। ये क्या है? आपके उचित परिमेय भिन्न। उचित परिमेय भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है, उचित परिमेय भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है जिसकी अंश की घात होती है हर की घात से सदैव छोटी होती है, छोटी नहीं सदैव छोटी होती है। जैसे आपको अंश की घात हर की घात से छोटी है, अंश की घात हर की घात से छोटी है। अब हम विषम परिमेय भिन्न की बातें देखते हैं। ऐसा भिन्न जिसके अंश की घात ऐसा भिन्न जिसके अंश की घात हर की घात के या तो बराबर या तो हर की घात से बड़ी होती है, विषम परिमेय भिन्न कहलाता है। विषम परिमेय भिन्न कहलाता है ऐसा भिन्न जिसके अंश की घात हर की घात के या तो बराबर या तो हर की घात से बड़ी हो, विषम परिमेय भिन्न कहलाता है। और अंश की घात, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्थात हो जाएगा यहाँ से, अर्थात अंश की घात क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन या आर इक्वल हर की घात। इसका मतलब अंश की घात जो होगी जब हर की घात के बराबर हो जाएगी या अंश की घात हर की घात से बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अंश की घात से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अंश की घात या तो हर घात के बराबर या तो हर घात से बड़ी हो तो क्या कहलाएगा? वो विषम परिमेय भिन्न कहलाएगा।
तो जैसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे विषम परिमेय भिन्न के लिए क्या हो जाएगा, जैसे मानते हैं पहला हो जाएगा कोई भिन्न दिया गया है एफ ऑफ एक्स के रूप में, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, पहला हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या है आपका विषम परिमेय भिन्न। देखो यहाँ पर अंश की घात हर की घात बराबर है, ये विषम परिमेय भिन्न, अंश की घात हर की घात से बड़ी ही विषम परिमेय भिन्न। लेकिन जब विषम परिमेय भिन्न आ जाएगा तो उसको हम हल कैसे करेंगे। अभी जो मैंने नियम बताया आंशिक भिन्नों का, वो मैंने कि उचित परिमेय भिन्न के लिए बताया, लेकिन जब विषम परिमेय भिन्न आएगा उसको हल कैसे करेंगे। तो विषम परिमेय भिन्न का कोई रूल नहीं है, तो विषम परिमेय भिन्न को हम कैसे बनाएंगे। विषम परिमेय भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम उसको उचित परिमेय भिन्न में बदलने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है यहाँ से रूल क्या होता है, अंश बटे हर अगर दिया है, अगर विषम परिमेय भिन्न है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा यहाँ से हर से हम अंश में क्या करेंगे भाग देंगे, तो क्या आएगा भागफल आएगा, और क्या आएगा यहाँ से शेषफल आएगा। और हम इतना करेंगे, अंश बटे हर है और कैसा है विषम परिमेय भिन्न, कैसा है विषम परिमेय भिन्न, तो हम हर से अंश में भाग देते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक कि अंश की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए, अंश की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए, अंश की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए। क्या करेंगे, कोई भी विषम परिमेय भिन्न दिया गया है तो विषम परिमेय भिन्न को उचित परिमेय भिन्न बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, हर से अंश में भाग देते हैं और तब तक भाग देते हैं तो अंश की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए। तो यही है, तो हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे दोबारा, जब भाग देने के बाद अंश बटे हर बराबर लिख देते हैं हम, हो जाएगा भागफल, हो जाएगा क्या भागफल प्लस हो जाएगा शेषफल, भागफल प्लस शेषफल बटे हर। अब ये जो भिन्न बनेगा शेषफल बटे जो हर बनेगा वो क्या बनेगा, जो ये वाला भिन्न बनेगा शेषफल बटे हर बनेगा वो क्या बनेगा, उचित परिमेय भिन्न बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, उचित परिमेय भिन्न बन जाएगा। हमने क्या बोला, तब तक हम भाग देते हैं जब तक हर की घात अंश की घात हर की घात छोटी ना हो जाए, तो वही शेषफल आएगा। शेषफल क्या होगा, हर की घात से छोटी होगी शेषफल की घात, हर की घात छोटी होगी शेषफल की घात हर की घात से छोटी होगी। इसका मतलब ये क्या बनेगा, उचित परिमेय भिन्न बन जाएगा। अर्थात हमें विषम परिमेय भिन्न को सॉल्व करने के लिए हम यही रूल अप्लाई करते हैं। मैंने उचित परिमेय भिन्न और विषम परिमेय भिन्न और आंशिक भिन्नों के रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम अब क्वेश्चन तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। जो 3 क्वेश्चन मैंने लिया है उसके आधार पर हम बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें आंशिक भिन्न से सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हो जाएगा पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आई क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स, और हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब मान लेते दिया गया फलन, दिया गया लिखेंगे दिए गए फलन को, दिए गए फलन को दिए गए फलन ऐसा हम मान लेते हैं। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ से माना साइन एक्स बराबर हम टी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो cos x dx मान dt हो जाएगा। तो i बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, i बराबर 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू हो जाएगा 2 अपान प्लस टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt, समीकरण 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे दिए गए फलन, दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी। अब क्या होगा, कैसे आंशिक भिन्न बदलेंगे, ये फलन है आपका, कैसे बदला जाएगा आ गया ना। जब जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय और किसी की पुनरावृत्ति ना हो, यही तो है, t की पावर 1 है और किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो क्या लिखेंगे, पहला ही रूल लग गया, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय जिसकी पुनरावृत्ति ना हो तो a अपान 1 प्लस टी प्लस b अपान हो जाएगा 2 प्लस टी। अब हो जाएगा समीकरण 2। अब आपको समझना है यहाँ से हर एक आंशिक भिन्न कोई भी रूल लगे बदलने के बाद
आपको हर से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। हर से, जो हर है दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हर से जैसे ही हम आंशिक में बदलते हैं उसके तुरंत बाद, जैसे ही हम आंशिक में बदलते हैं उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, हर से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 + t 2 + t से 1 + t 2 + t से गुणा करने पर 1 + t 2 + t से गुणा करने पर, तो 1 + 2 + t से गुणा कर देंगे इसमें तो हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ से क्या, 1 बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए 1 + t है, जब 1 + t 2 + t को उसमें गुणा करेंगे 1 + t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से क्या, 2 + t और प्लस क्या हो जाएगा b। और इसमें 1 + t 2 + t से गुणा करेंगे, 2 + t 2 + t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 + t। आप यहाँ से दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत यूनिक मेथड का हम बताएंगे आपको, बहुत यूनिक मेथड, बहुत, लेकिन उसका प्रयोग तभी करेंगे जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हों। हम यहाँ पर दो विधियों का प्रयोग करेंगे। एक विधि तो यूनिवर्सल हो जाएगा जो सभी के लिए लागू होगा, लेकिन एक विधि बहुत यूनिक आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो केवल किसके लिए लागू हो जाएगा, केवल जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हों। यहाँ पर दोनों प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे। दो विधियाँ हैं, पहला विधि का प्रयोग हम करें, कैसे निकालेंगे, पहले विधि का प्रयोग कर दे रहे हैं यहाँ से हम। और क्या है, यूनिक मेथड, यूनिवर्सल मेथड, मतलब यूनिक है, यूनिवर्सल की बात नहीं कि जो इसके लिए अद्वितीय है, केवल और केवल तब यूज होगा जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हों। उसकी बात कर, जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती होंगे तो जो गुणनखंड होगा उसको 0 के बराबर करके उस चर का मान निकालेंगे बस। यदि हम मान लेते हैं पहला, यदि t + 2 = 0 हो जाए तो इम्प्लाइज t का मान कितना हो जाएगा, -2। तो अब इसमें रख देंगे, ये क्या हो जाएगा 1, और जो t का वैल्यू यहाँ पर -2 रखेंगे, a का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस b यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 - 2 मतलब -b, इम्प्लाइज जो b का मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा क्या है, a1 + t = 0 रख देंगे, इम्प्लाइज t का मान कितना आ जाएगा, -1, t का मान कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर रखेंगे हम 1 = a 2 - 1 प्लस b, जब t का वैल्यू -1 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 0, तो हो जाएगा 1 = हो जाएगा 2 - 1 मीन्स क्या हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, -1। a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, यूनिक मेथड बताया। ये कब यूज होगा, जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हों जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती जिनकी पुनरावृत्ति ना हो तब इसका प्रयोग करेंगे। अन्यथा की स्थितियों में हम किसका यूज करेंगे, अब यहाँ से हम उसको समझ लेते हैं। आप किसी का, और ये जो प्रक्रिया होगी वो सभी में लागू होगी, ये प्रक्रिया जो होगी सभी में लागू होगी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 1 = क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से हम 2a हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, b हो जाएगा, प्लस हो जाएगा vt हो जाएगा। तो यहाँ से 1 = क्या लिखेंगे, अचर 2t vt, तो हो जाएगा यहाँ से a2, मिस्टेक हो गया, 2a और at हो जाएगा। यहाँ पर अचर पद और t गुणांक को एक साथ करेंगे, at vt मीन्स हो जाएगा a + b × t, प्लस हो जाएगा 2a + b हो जाएगा। ये क्या है, अचर पद है, ये क्या है, t का गुणांक है, और यहाँ पर t का कोई भी गुणांक नहीं है तो हम इसको t गुणांक को बना सकते हैं 0t + 1, 0t + 1 कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे t के गुणांक और अचर पद, t के गुणांक और अचर पद लिखेंगे यहाँ t के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर तो हो जाएगा t के गुणांक a + b, t गुणांक 0, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 0, t गुणांक a + b, t का गुणांक 0, तो इम्प्लाइज यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर -b आया। इसी प्रकार लिख देंगे हम, इसी प्रकार हो जाएगा 2a + b अचर पद है, 1 अचर पद है, 2a + b बराबर 1 लिखेंगे, और a का मान -b है, a का मान -b, a के स्थान -b रखेंगे तो -2b + b बराबर 1 हो जाएगा, तो -b बराबर 1 हो जाएगा,
बी बराबर -1 हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से a बराबर -b है, b का मान खुद -1 है, बराबर क्या आ जाएगा 1। आप देखेंगे a का मान 1 आया है, a का मान 1 आया, और b का मान -1 आया है, b का मान -1 आया है। ये आपका यूनिवर्सल मेथड है। इस सब जितने आपको आंशिक भिन्न मैंने बताया है सभी के लिए लागू हो, मैंने जितना यहाँ पर आंशिक भिन्न के रूप में बताया है इसमें सभी में लागू होने वाला है। लेकिन ये आपका यूनिक मेथड है जो केवल और केवल तब यूज होगा जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हो जिनमें किसी गुणनखंडों की पुनरावृत्ति ना हो। आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी आपके तरीके का यूज कर सकते, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। हम जब यहाँ पर हैं, जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हैं तो हम इसी का प्रयोग करेंगे, और आपके इसी का प्रयोग करने से आपका आसान हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसी का प्रयोग करते हैं यूनिक मेथड का। अब लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे यहाँ से a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 1 + t 2 + t इक्वल्स टू a का वैल्यू 1 है तो हो जाएगा 1 + t, और b का वैल्यू हो जाएगा, b का जो मान आया है, b का मान -1 आया तो प्लस और माइनस हो जाएगा 1/2 + t, या t + 2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से अब 1/1 + t 2 + t यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितना है, इतना है, रख देंगे। तो समीकरण 1 से तो हो जाएगा i = हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 + t - 1/t + 2 लिखें या 2 + t लिखें, या 2 + t ही लिख देते हैं हम, 2 + t हो जाएगा dt। इसको हम अलग अलग कर देंगे हम, i = हो जाएगा 1/1 + t dt माइनस हो जाएगा 1/2 + t dt हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा i = हो जाएगा a log 1 + t माइनस a 1/t के रूप में है तो log हो जाएगा 2 + t, और क्या हो जाएगा +c हो जाएगा। अब इसको हम क्या log m - log n बना तो लिख सकते हैं हम, हो जाएगा हम log m - log n के लिए क्या लिखेंगे log m/n हो जाएगा बेसी, और यहाँ से बेसी के रूप में हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं तो i = हो जाएगा, यहाँ पर i = हो जाएगा log m - log n है तो हो जाएगा log m/n log 1 + t / 2 + t + c हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे, i = हो जाएगा log हो जाएगा 1 + t का वैल्यू है, t का मान है sin x, यहाँ से हो जाएगा sin x अपन हो जाएगा 2 + sin x हो जाएगा +c। ये क्या है, जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हों जिनमें किसी भी गुणनखंडों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके आधार पर मैंने इसको बताया। आप उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने पहले हर एक कॉन्सेप्टों को बता दिया, उसके बाद एक जितने संभावनाएं किसी भी क्वेश्चन को लगाने की जितनी संभावनाएं बनती हैं मैं सबसे पहले उसी को बता देता हूँ। जैसे आपको कहीं पर भी समस्या है ना, जैसे ही आपके माइंड में प्रश्न उठे एक ऐसे, उससे पहले ही उसको सोचकर मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ही ना उठे, एक ऐसे हो रहा है। इससे पहले हम पहले प्रयास करते हैं कि जो आपके माइंड, जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन उठे तब तक मैं पहले उसको बता ही चुका होऊंगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन था यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया, आंशिक भिन्नों के समाकलन में पहला क्वेश्चन था, और आंशिक भिन्नों के समाकलन में पहला ही क्वेश्चन किस पर आया, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 1x⁴ / x - 1 x² + 1 है। तो यहाँ से हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया जो 2022 में पूछा गया, x⁴ / x - 1 x² + 1 dx दिया गया। सबसे पहले कोई भी फलन दिया जाए, सबसे पहले हम ये चेक करें क्या यह है उचित परिमेय भिन्न या विषम परिमेय भिन्न है। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हम, कि i = मान लेंगे, i = हो जाएगा यहाँ से x⁴ और इसको गुणा करेंगे x³ हो जाएगा +ax - x² x³
प्लस से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डी एक्स हो जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एक्स पावर 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब देखेंगे अंश की घात बड़ी है हर की घात से, इसका मतलब क्या है, विषम परिमेय भिन्न आया, विषम परिमेय भिन्न है ये। अब विषम परिमेय भिन्न का हम कोई भी रूल समाकलन का नहीं जानते, केवल हम उचित परिमेय भिन्न का रूल समाकलन के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम उचित परिमेय भिन्न बदलेंगे। तो क्या करते हैं, इसको हम समीकरण एक मानते हैं, तो क्या लिखते हैं, हो जाएगा यहाँ पर एक्स पावर 4 हो जाएगा, एक्स पावर 4 अपान हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। अब हम रफली कार्य करेंगे, यहाँ से रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क करना है हमें। तो रफ वर्क में क्या होता है, रफ वर्क में होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हम क्या करेंगे, इसी से हर से अंश में भाग देते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक अंश की घात हर घात छोटी ना हो जाए। तो हो जाएगा एक्स पावर 4 है, तो हो जाएगा एक्स वाले लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। अब भी बराबर है, अब कितना बार लेके जाएंगे, 1 बार लेके जाएंगे हम, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे ए कैंसिल हो जाएगा और एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से प्लस 1 बच जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या होता है भागफल, तो भागफल कितना होता है एक्स प्लस 1 हुआ प्लस शेषफल कितना हो गया 1 बटे हर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम सॉल्व करेंगे। अभी क्या बन गया, एक उचित परिमेय भिन्न के रूप में बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से वो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के यहाँ पर 1 आ गया। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा। अब अंश बटे हर का जो वैल्यू आया है हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा डी एक्स। इसको हम अब अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस हो जाएगा 1 अपान, यहाँ से मैंने इसका गुणा किया है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही इसका गुणा करने पर जब ए आया इसको तोड़ने पर यही आएगा गुणनखंड, तो इसके स्थान पर यही आया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके स्थान पर एक्स माइनस 1 और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मतलब इसका गुणा करने पर ये आया, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे यही आएगा और यही चीज़ ये है, इसके स्थान पर इसको डायरेक्ट लिख दिए हो जाएगा डी एक्स। तो सॉल्व करेंगे आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स का एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा डी एक्स। ये क्या बनेगा I1, ये क्या बनेगा I1, ये समीकरण क्या बन जाएगा 2। अब हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अभी क्या है, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो इसका लिखिए हल करेंगे। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, यह समीकरण हम 3 मान लेते हैं। ठीक, दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर आंशिक भिन्न में बदलने पर दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर तो हो जाएगा 1 अपान एक्स माइनस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ए घाती है तो हो जाएगा ए अपान एक्स माइनस 1
प्लस हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इस समीकरण हम 4 मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ से प्रत्येक लिखेंगे दोनों पक्षों में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 1। अब देखिएगा यहाँ से क्या है, यूनिक मेथड तो लगेगा नहीं। और यूनिक मेथड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हर के सभी गुणनखंड एक घाती नहीं है। अब यहाँ पर कुछ गुणनखंड द्विघाती भी हो गए, तो हमें क्या लगाना है, अब वही यूनिवर्सल लगाना है सभी के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स गुणा एक्स में करेंगे, बी एक्स स्क्वायर बी एक्स गुणा -1 में होगा, माइनस बी एक्स सी गुणा एक्स में होगा, सी एक्स सी गुणा -1 में होगा, सी हो जाएगा। यहाँ से 1 इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणांक यहाँ पर ए बी एक्स है सी एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस सी माइनस बी, इसलिए मैंने पहले सी कर दिया है, इसलिए जैसे प्लस बने सी माइनस बी हाफ एक्स हो जाएगा। अचर पद क्या क्या है, ए है माइनस सी है, प्लस हो जाएगा ए माइनस सी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उसी रूप में बना देंगे। एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं है तो 0 एक्स हो जाएगा प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स के गुणांक और अचर पदों की तुलना कर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर तथा एक्स गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक तथा एक्स गुणांक और अचर पदों की तुलना करने पर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक ए प्लस बी है, तो हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा, या यहाँ से लिखेंगे हम ए बराबर माइनस बी हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद क्या है, यहाँ से एक्स गुणांक सी माइनस बी है, एक्स गुणांक कितना सी माइनस बी है, तो एक्स गुणांक यहाँ पर 0 है, तो लिखेंगे इसी प्रकार सी माइनस बी बराबर 0 है, तो इम्प्लाई एज हम क्या लिख सकते हैं, सी बराबर बी लिख सकते हैं। और यहाँ से ए माइनस सी का मान 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा तथा ए माइनस सी बराबर 1 दिया गया है, इम्प्लाइज एज अब ए का मान यहाँ से कितना है, माइनस बी है, ए का मान माइनस बी है, तो जब ए का मान माइनस बी रखेंगे माइनस बी माइनस सी बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से बी का मान सी है, तो यहाँ से लिखेंगे सी है तो माइनस सी बराबर 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज एज -2c बराबर 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज एज हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा c बराबर -1/2। जब c बराबर -1/2 आ गया तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर भी आपका -1/2 हो जाएगा। जब b बराबर -1/2 हो गया तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से a बराबर जब b का वैल्यू b का मान -1/2, यहाँ पर -b पहले से है तो हो जाएगा 1/2 इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, c का मान -1/2, b का मान -1/2, a का मान 1/2। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब लिखेंगे ए बी सी का मान समीकरण, ए बी सी का मान समीकरण। इसको हम इस प्रकार से थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं नीचे से, यहाँ से तथा यहाँ पर लिखेंगे a माइनस सी बराबर 1 हो गया, तो a का मान यहाँ से हो जाएगा a का मान -b, तो -b माइनस सी बराबर 1 हो जाएगा, और b का मान c है माइनस सी बराबर 1 हो जाएगा, -2c बराबर 1 हो गया, तो c बराबर -1/2 आएगा। जब c का मान -1/2 आएगा तो b c के बराबर है, इसका भी मान -1/2 आ जाएगा। और a माइनस b के बराबर है तो a का मान हो जाएगा 1/2। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। लिखेंगे a b c का मान समीकरण 4 में रखने पर, या लिखेंगे a v तथा c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम 1/x - 1 और x² + 1 हो जाएगा, इक्वल टू a का मान 1/2 x - 1 प्लस b का मान -1/2 x प्लस c का मान -1/2 हो जाएगा, यहाँ से x² + 1 ऐसा। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण हो जाएगा 3
से I1 बराबर हो जाएगा यहाँ से I1 पूरे का वैल्यू आ जाएगा 1/2 x माइनस 1, माइनस कामन लेंगे, माइनस 1/2 कामन हो जाएगा, x माइनस 1 अपान हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा dx और ये भी हो जाएगा dx। अलग अलग कर दिए हम यहाँ से 1/2 बाहर, तो 1/x माइनस 1 क्या हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस 1/2, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा x अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx और माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो 2 × 2 तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब हम जो हर है, जो अंश है हर का अवकल गुणांक, जो हर है वो अंश जो है हर का अवकल गुणांक है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 2x ही आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये क्या है tan इनवर्स x प्लस c, ये किसका है tan इनवर्स x का है, अभी c नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4। जब अंश हर का अवकल गुणांक हो, जब अंश हर का अवकल गुणांक हो, जब अंश हर का अवकल गुणांक हो, तो उसका जो आंसर होता है लाघर हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। यही आपको हल करने के बाद आया, किसको I1 को। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, अब क्या हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x। अब इसका जो वैल्यू I1 का मान आया है वो आया कितना है प्लस 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस c। यही इस विषम परिमेय भिन्न का क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। इस प्रकार से हम विषम परिमेय भिन्नों के क्या करते हैं, हम समाकलन गणना करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है I इक्वल टू 1/x x पावर n प्लस 1, जो यूपी बोर्ड 2012 में पूछा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1/x, तो 1/x इंटू में है x पावर n प्लस 1, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ से लिखेंगे I इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, I इक्वल टू हो जाएगा 1/x x पावर n प्लस 1 dx, 1/x इंटू x पावर n प्लस 1 dx। तो हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं पहले, माना यहाँ से क्या हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम लिख सकते हैं या अंश और हर, अगर कोई भी फलन इस प्रकार से दिया गया है, कोई भी फलन इस प्रकार से दिया गया है तो उसके घात से एक कम करके अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और कोई भी फलन 1/x इंटू x पावर n प्लस 1 के रूप में दिया गया है तो क्या करेंगे, हम उस x पावर n की x की घात में से एक कम करके अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो x पावर n है, इसके एक घात कम कर दीजिए, लिखेंगे x पावर n माइनस 1 से अंश तथा हर में गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x पावर n माइनस 1 अपान x इंटू x पावर n माइनस 1 हो जाएगा x पावर n प्लस 1 dx। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इक्वल टू हो जाएगा x पावर n माइनस 1, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो x पावर 1 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से x पावर n, तो हो जाएगा यहाँ से x पावर n प्लस 1 dx हो जाएगा। हम अब क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना x पावर n प्लस 1 बराबर t इम्प्लाइज एज x पावर n बराबर हो जाएगा t माइनस 1, तो हो जाएगा, इसका अवकलन कर देंगे n x n माइनस 1 dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो हो जाएगा x पावर n माइनस 1 dx बराबर हो जाएगा dt बाई n हो जाएगा। तो अब यहाँ से x पावर n माइनस 1 dx 1 dt बाई n है, तो यहाँ से हम लिखेंगे I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन x पावर n माइनस 1 dx 1 dt बाई n, और यहाँ से लिखेंगे 1/x पावर n का मान t माइनस 1, ये हो जाएगा t माइनस 1,
एक्स पावर एन का मान टी माइनस वन, एक्स पावर एन का मान टी माइनस वन, और एक्स पावर एन प्लस वन का मान टी है इंटू टी हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी टी बाई एन हो जाएगा। ये लिखेंगे हम डी टी बाई एन हो जाएगा। और एन क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 1/n बाहर हो जाएगा, 1/t टी माइनस वन हो जाएगा डी टी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम आंशिक भिन्न तोड़ देंगे, लिखेंगे दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर, दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर तो हो जाएगा 1/t टी माइनस वन। ये क्या है, जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो तो क्या हो जाएगा a बाई टी प्लस बी अपान हो जाएगा टी माइनस वन, a बाई टी प्लस बी अपान टी माइनस वन। समीकरण क्या बन जाएगा 2, लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा t इंटू टी माइनस वन से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 ही आएगा, यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, t माइनस वन हो जाएगा, और t माइनस वन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, b t हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है यूनिक मेथड लगा देंगे हम, यदि t माइनस वन बराबर 0 तो इम्प्लाइज एस t बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 इक्वल टू हो जाएगा। अब t का मान जब 1 हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा और प्लस b आ जाएगा, अर्थात b का मान यहाँ से कितना हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार से हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा, यदि यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं t है t माइनस 0 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे यदि t बराबर 0 हो, तो अगर t बराबर 0 होगा तो ये तो 0 बन ही जाएगा, और जब t बराबर 0 होगा तो हो जाएगा कितना माइनस a बराबर 1 आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा -1। लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 1/t टी माइनस वन है इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आया है -1 तो -1/t हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू 1 आया है 1/t माइनस वन हो जाएगा। और लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में है i इक्वल टू 1/n हो जाएगा, 1 हो जाएगा -1/t dt प्लस 1/t माइनस वन dt हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ से i इक्वल टू 1/n, ये हो जाएगा माइनस log t प्लस log t माइनस वन हो जाएगा प्लस c। ये क्या बन जाएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा 1/n log t माइनस वन अपान t हो जाएगा प्लस c। अब t माइनस वन का वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ से t माइनस वन का वैल्यू x पावर n है, t माइनस वन का वैल्यू x पावर n है, और t का वैल्यू x पावर n प्लस वन है, तो यहाँ से लिखेंगे हम i इक्वल टू 1/n हो जाएगा log हो जाएगा t माइनस वन का मान x पावर n है, t माइनस वन का मान x पावर n है अपान t का वैल्यू x पावर n प्लस वन प्लस c। यही इस फलन का कंप्लीट आंसर है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चनों के रूप में यूज होता है बहुत बार। तो आज मैंने आंशिक भिन्नों का समाकलन प्रारंभ किया, मैंने पूरे कॉन्सेप्टों के साथ बताया। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए और इन चीज़ों का नोट्स बनाइए। जहाँ पर ना समझ में आए वीडियो को रोक कर दोबारा देखिए, तो आपको ज़रूर अच्छे समझ में आएगा, और आप अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।